जी सर हमजा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। जैसे आज हम कुछ स्टेटिस्टिक्स के बेसिक जो रूल्स हैं डेटा प्रेजेंटेशन के उनको डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें मोड, मीडियन रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स। तो बस यही है कि हम ईटीएस की बुक से ही कवर कर लें ताकि हम जो मतलब विद इन स्कोप रहते हुए सारी चीज़ें कवर करें। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा करता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। Data can be described numerically by various statistics or statistical measures. These statistical measures are often grouped in three categories: measure of central tendency, measure of position, and measure of dispersion. सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन, मोड आ जाते हैं। पोजीशन में हमारे पास क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, रेंजेस आ जाती हैं। डिस्पर्शन में हमारे पास डेविएशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये इजी है और ऑलरेडी कवर्ड होगा। बाकी फिर मैं आगे चलता हूँ। Measures of central tendency indicate the center of data along the number line and are usually reported as values that represent the data. There are three common measures. थ्री कॉमन मेजर्स हैं हमारे पास: अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है और मोड है। अच्छा, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमें फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज दी गई हैं इनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। मीन से मुराद जो हम आम अल्फाज में इसको एवरेज भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि व्हेन सेवरल वैल्यूज आर रिपीटेड इन अ लिस्ट इट इज ऑफन टू थिंक ऑफ मीन ऑफ द नंबर्स एट वेटेड मीन ऑफ दोज। अच्छा, जब हम रिपीट कर रहे हैं तो इसका वेटेड मीन हो जाएगा। जैसे टू को एक बार काउंट करेंगे, सेवन को जितनी बार सेवन है उतनी बार काउंट करेंगे, तो ये फिर वेटेड एवरेज या वेटेड मीन आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपेयर्स इन द लिस्ट और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट वैल्यू। यानी उस टर्म को हम वेट कहेंगे कि वो कितनी बार टर्म जो है वो रिपीट हो रही है। तो मीन ऑफ 16 नंबर इज द वेटेड मीन ऑफ वैल्यूज। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे 16 दिए गए हैं, इनको रिपीट किया गया है, तो इसके ये वेटेड जो मीन है वो इसका हम इन्होंने निकाला है। वे रिस्पेक्टिव वेट्स आर वन, और रिस्पेक्टिव वेट्स बता दिए हैं कि जो टू है वो कितनी बार आ रहा है, फोर कितनी बार आ रहा है। नोट दैट सम ऑफ वेट इज द नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट 16। तो सम ऑफ वेट्स वो कह रहे हैं यानी जो टोटल वैल्यू कहेंगे हम या फ्रीक्वेंसी कहेंगे टोटल, वो कह रहे हैं कि 16 वैल्यूज हैं टोटल। Mean can be affected by just a few values that lie far above or below the rest of the data because these values contribute directly to the sum of data, therefore to mean। अच्छा, मीन किस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है? जो हमारे पास फ्यू वैल्यूज हैं जो डाटा के करीब करीब जो हैं उनसे वो इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई आउटलायर है, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो वो उसके उससे मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो क्यों ज़्यादा नंबर जिस जगह पे वो हैं वहाँ पर ज़्यादा उसका मीन जो है वो काउंट करेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि मीन हमारे सेंटर में ही हो, एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू ही हो। जितनी वैल्यूज़ होंगी जो उनका वेट होगा उस लिहाज से हमारा मीन होगा। बाय कंट्रास्ट द मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन जो मीडियम है वो एग्जैक्टली हम सेंटर नंबर को बोलते हैं। फेयरली अनअफेक्टेड बाय यूजली हाई और लो वैल्यूज। जो हाई और लो वैल्यूज हैं उनसे अनअफेक्टेड होता है। टू कैलकुलेट द मीडियम, अच्छा मीडियन भी हमें कैलकुलेट करना आता है। अच्छा, उसके बाद मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स एन नंबर्स दिए गए हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू बन रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। n+1 डिवाइड बाई टू कर देते हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, एग्जांपल में हमें फाइव नंबर्स दिए गए हैं और 4 4 6 7 24, मीडियन इज 6। अच्छा, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो फाइव नंबर्स हैं, तो इनका जो मीडियन है जो एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू है वो 6 बनेगी। नोट दैट नंबर 10 इन द लिस्ट रिप्लेस बाय नंबर 24। अच्छा, अगर हम 24 को रिप्लेस कर दें मतलब 10 को रिप्लेस कर दें 24 से, तो हमारा मीन तो चेंज हो जाएगा लेकिन हमारा मीडियन जो है वो 6 ही रहेगा। तो यानी जो मीडियन है वो हमारी वैल्यूज से इफेक्ट कर रहा है, अपर एंड लोअर वैल्यूज से, लेकिन जो मीडियन है वो इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद मोड होता है। मोड का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, मैक्सिमम रिपीट हो रही हो, उसको हम मोड कहेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है 11 नंबर्स की, इसके अंदर हमारे पास 3 है, और 3 बार रिपीट हो रहा है, 10 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके 2 मोड्स हैं, 3 एंड 10। अच्छा, ये मतलब जनरल ओवरव्यू था हमारे पास मीन, मीडियन और मोड का। अब हम देख लेते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन, यानी क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, इन चीज़ों को देख लेते हैं। देर आर थ्री मोस्ट बेसिक पोजीशंस और लोकेशन इन अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑर्डर फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट आर द बिगनिंग, एंड एंड द मिडल। अच्छा, हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बिगनिंग होती है उस चीज़ लिस्ट का, किस कोई भी एंड होता है, और उसका मिडल होता है। इट इज़ यूजफुल है टू लेबल दीज एज एल फॉर लीस्ट, जी फॉर जे, जो भी आप लेबल करना चाहें। असाइड फॉर दीज द मोस्ट कॉमन मेजर पोजीशन और क्वार्टाइल। अच्छा, इसके अलावा जो फिर हमारे पास मेजर्स आ जाती हैं कि हमने मजीद डाटा के अंदर देखना है कि किस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो हम क्वार्टाइल्स देखते हैं, यानी उस जो डाटा होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, या परसेंटाइल्स, जो भी डाटा है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Like the median, quartiles and percentiles are number that divide the data into roughly equal groups। ये इक्वल ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर रहे होते हैं, और ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं ये। और अच्छा, देर आर 3 क्वार्टाइल नंबर्स, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा, क्वार्टाइल्स जो हैं वो 3 होते हैं, डिवाइड उनको 4 पार्ट में कर रहे होते हैं, लेकिन होते वो 3 हैं, क्योंकि इनके अलावा एक फर्स्ट वैल्यू होती है और एक लास्ट वैल्यू होती है डाटा की। अच्छा, उसके बाद दैट डिवाइड द रेट इन 4 ग्रुप्स 99%। अच्छा, परसेंटाइल्स हमारे पास 99 होती हैं, डिवाइड द रेटो इनटू। अच्छा, परसेंटाइल बेसिकली परसेंटेज से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। परसेंटेज में तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी परसेंटेज होगी तो उस वो वैल्यू जो है उस वो इतने परसेंट होगी, लेकिन परसेंटाइल का मतलब ये है कि अगर हम किसी वैल्यू को कह रहे हैं कि वो 80th परसेंटाइल पर है, तो इसका मतलब कि वो 80% वैल्यू से ग्रेटर है। तो इसी तरह 100 परसेंटाइल नहीं होता, मैक्सिमम 99th परसेंटाइल होता है, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब है कि वो वैल्यू 99% वैल्यूज से ग्रेटर है। 100 परसेंटाइल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% वैल्यू यानी हर किसी चीज से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि इटसेल्फ जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटर है अगर, तो वो 99th परसेंटाइल पे होगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में टेस्ट भी होता है कि आपसे लास्ट वैल्यू के बारे में पूछा जाता है कि वो उस किस परसेंटाइल पे है। तो ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि 99th परसेंटाइल मैक्सिमम होती है, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यूज से ग्रेटर है, 0 वैल्यूज से ग्रेटर है, तो वो 0 परसेंटाइल होती है। अच्छा, इन द फॉलोइंग डिस्कशन ऑफ क्वार्टाइल्स, सिंबल्स इन्होंने बता दिए क्या यूज़ करेंगे डिस्कशन में, और वही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आफ्टर डाटा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, फाइंड द क्वार्टाइल्स फॉर द लिस्ट ऑफ 16 नंबर्स। अच्छा, ये 16 नंबर्स हैं विच आर ऑलरेडी स्टिल इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट डिवाइड द नंबर। अच्छा, इनको अब क्या करते हैं कि इनका क्वार्टाइल्स हम देखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप बेशक सर से फिर क्वेश्चन कर लें बीच में ही, ताकि साथ जी, साथ आप क्लियर हो जाए। साथ साथ क्वेश्चंस करते रहें, पार्टिसिपेशन भी करें, कोई चीज़ आपको आती है ज़्यादा अच्छी वो भी बताएं। अच्छा, इसको ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट दिया गया है, अब इसके अंदर हमने क्वार्टाइल्स बनाने हैं इसके, यानी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसका मीडियन। तो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इसका जो हमारे पास मीडियन होगा वो आएगा 8 वैल्यूज के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इसका मीडियन आएगा। अगर आप एनोटेट करें तो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, शो ये वैसे नहीं, मैंने एडिट नहीं किया, ये नंबर शो हो रहे हैं अभी। आपकी बुक शो हो रही है सिर्फ, जीआरई वाली। अच्छा, एक सेकेंड रुके, पेज 322 बस शो हो रहा है। सॉरी, अभी शो हो रही है स्क्रीन।
जी अब हो रही है। ओके। अच्छा, ये दोबारा से मैं बता देता हूँ कि हमने जो है ना, मैंने सेट को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया कि नंबर्स कितने हैं। तो ये मैंने देख लिया कि इसके अंदर 16 नंबर्स हैं। अब मैं इसके क्वार्टाइल्स बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका मीडियन क्या है। तो ये मैंने देखा 16 नंबर्स हैं, 16 नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका मीडियन इसका बिल्कुल सेंटर में होगा। तो 8 वैल्यूज के दरमियान में जो मीडियन बनेगा ना, 8 आगे वाली वैल्यूज और 8 जो है वो पीछे वाली वैल्यूज, तो यहाँ पर इसका मीडियन बन रहा है। तो जो इसका मीडियन होगा ना बेसिकली वो हो जाएगा हमारे पास Q2, यानी जो उसका सेकंड क्वार्टाइल है वो बन जाएगा। ये हमारे पास इसका मीडियन है। अब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो अब ये हम सारा यहाँ इस Q2 से पीछे वाली वैल्यूज को देखेंगे और उनका फिर मीडियन फाइंड करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये 8 वैल्यूज हैं, तो इनका मीडियन हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1। इसी तरह जो इसके Q2 के आगे वाली वैल्यूज हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे हाफ में, तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन बनेगा, ये बन जाएगा Q3। ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कह दूंगा लोएस्ट वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कह दूंगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। बेसिकली इस तरह हम क्वार्टाइल्स बनाते हैं, क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं। तो जीआरई में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि 5 जो है वो कौन से क्वार्टाइल में होगा। तो सर 5 हमारे पास बनेगा फर्स्ट क्वार्टाइल में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, क्वार्टाइल रेंज ये हो गई। और एक्सक्यूज लेकिन मी जो सर, क्वार्टाइल की एग्जैक्ट वैल्यू, जी जी, ये मोड निकालने के लिए तो हमें इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हमारे पास गिवन डिजिट्स जी होते हैं। बिल्कुल, तो फिर इसमें तो नहीं जी किया जी, हुआ आपने? ये सर ऑर्डर्ड है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ऑर्डर्ड है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है, ऑर्डर ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपने जी करना जी, होता है, डेफिनेटली स्मॉलेस्ट से ठीक है। लार्जेस्ट की तरफ जाते ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्वार्टाइल्स हमने फाइंड कर लिए। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये सेट था, ये 4 का मल्टीपल था। अब हमारे पास सेट है फॉर एग्जांपल वो 4 का मल्टीपल नहीं है। इसी सेट को हम लेते हैं और इसको मैं 15 वैल्यूज बना देता हूँ। ये 4 का मल्टीपल अब नहीं है ये सेट। तो इसके अंदर तो हमारे पास जो है ना डिजिट्स के दरमियान में क्वार्टाइल्स बन रहे थे, यानी यहाँ पे क्वार्टाइल बन रहा था। अगर क्वार्टाइल मैंने यहाँ पे अगर वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू अगर मैंने Q2 की देखनी है, तो मैं जैसे हम मीडियन को देखते हैं ना, 7 + 7/2, तो इसी तरह मतलब यहाँ पे क्वार्टाइल को भी मैं देखूंगा, यानी Q2 इसके इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 7 के इक्वल होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यूज बन जाएंगी। जैसे ये 15 वैल्यूज हैं, तो हम 7 वैल्यूज जो हैं शुरू की, वो उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी बनेगी Q2, और ये वाली हमारी पास वैल्यू बन जाएगी Q1, और ये वाली हमारे पास वैल्यू बन जाएगी Q3। तो ये बेसिकली हम इस तरह से क्वार्टाइल्स बनाते हैं। और क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वार्टाइल की वैल्यू अगर मुझसे पूछी गई है तो वो ये है। कोई नंबर पूछा गया है कि वो किस क्वार्टाइल में फॉल कर रहा है, तो वो मैं इस तरह से बताऊंगा कि ये एक सेकंड क्वार्टाइल में है, थर्ड क्वार्टाइल में है। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम जो Q3 होती है उसमें से Q1 को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटर क्वार्टाइल रेंज देखनी है, तो 8 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मेरे पास 3 आ जाएगी। Q3 में से Q1 को मैं माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास आएगी। इसको कहेंगे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली किस लिए होती है कि फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर अभी जैसे ये तो एक ही तरह की वैल्यूज है ना, लेकिन आपने किसी डाटा को देखा उसके अंदर 2 है, 5 है, फिर आउटलायर्स आ गए हैं उसके अंदर, यहाँ पे कोई 80 वैल्यू है, या डाटा इस तरह देखना चाह रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी जाती है कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि अच्छा कौन सा ट्रिप है जिसमें ज़्यादा मेरे एज फेलोज हैं। तो वो आप उस
उससे पूछ लेते हैं यार कि मतलब मीन एवरेज क्या है ज़्यादातर एज की, तो वो आपको बता देता है 22 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसमें 8 साल का बच्चा हो, 7 साल का बच्चा हो, फिर एक 80 ईयर्स का एजिड बंदा हो, लेकिन उसकी एवरेज 22 बन रही हो। तो वो आप फिर उसको कहेंगे अच्छा अब मुझे मजीद इसके बता दो कि इसका जो है मीडियन वैल्यू क्या है। मीडियन वैल्यू बताएगा तो फिर भी आपको नहीं समझ आएगी। फिर आप उसको कहेंगे। तो इस तरह ये बेसिकली डिफरेंट डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस के वैल्यूज हैं बेसिकली, ये देखने के लिए कि ओवरऑल डाटा जो है उसके अंदर कितनी डिस्पर्शन है, कितनी इंटरक्वार्टाइल रेंज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ज़्यादा एज वाले मतलब मैक्सिमम किस एज वाले लोग हैं और मिनिमम किस एज वाले। उससे भी ज़्यादा फिर आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल में तो वो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कि अगर मीन जो है उससे सारे नंबर्स कितनी डेविएशंस पर हैं। तो बेसिकली ये डाटा को इंटरप्रेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। क्वार्टाइल्स का जो मैंने भी बताया बेसिकली इतना ही है। इसमें क्वार्टाइल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ही कैन आस्क। दादा अगर हम हमसे ये पूछा जाए कि 5 किस क्वार्टर में एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम क्या बताएं? क्योंकि अब तो ये 5 हमारे पास बाउंड्री पे रहा ना, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2। जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल पे ही होगा। देखें हमारे हमने डाटा को डिवाइड किया है ना, तो अब डाटा को हम डिवाइड कर रहे हैं जब, तो ये एक हमने इसका एक पार्ट बना लिया इस तरह। इसी तरह हमने ये एक इसका एक पार्ट बना लिया है, और इस तरह यही बना लिया है, और ये बना लिया। तो हमसे अगर वो पूछते हैं कि एग्जैक्टली वो किस क्वार्टाइल पे है तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल पे है। लेकिन किस क्वार्टाइल रेंज के अंदर आ रहा है तो वो किसी क्वार्टाइल रेंज के अंदर नहीं है, एग्जैक्टली क्वार्टाइल 1 की वैल्यू पे वो फॉल कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसा है हमारे पास एक सेट है 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का। क्वांटिटी ए हमें दी गई है। ये बहुत ही छोटा, एक सेकंड और इसको जूम करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी हमारे पास ए है वो हमें बताया गया है Q1 है, और क्वांटिटी बी है हमारे पास Q3। तो आपके ख्याल में कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी? क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी हमारे पास, या फिर हमारे पास क्वांटिटी बी ग्रेटर होगी? तो बेशक बताएं, गलत बताएं, सही बताएं, जो मतलब समझ आ जाएगी कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि नहीं आया। सब लोग बता दें, पार्टिसिपेट कर दें अलग अलग से, बेशक चैट में बता दें, वैसे बता दें कि ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अब आपने क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने देख लिया कि एक सेट होता है असेंडिंग फॉर्म में होता है, उसके अंदर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Q1 पहले आ रहा होता है, Q3 बाद में आ रहा होता है। तो अब ये क्वेश्चन है, यू आर इन सिटिंग इन अ रियल टेस्ट सिनेरियो। क्वेश्चन है कि एस इज अ सेट ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने बताना है क्वार्टाइल 1 उसका बड़ा होगा या क्वार्टाइल 3 बड़ा होगा। क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3, गुड। तो और क्वार्टर 3। सॉरी, क्वार्टर 3 क्वांटिटी बी क्वार्टाइल वही थ्री होगी। ठीक है। और सही बता रहे हैं, और बताएं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें ना, सिचुएशंस अगर हम देख लेते हैं, तो उन्होंने बताया हमें 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हम एक सेट बना लेते हैं 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास क्वार्टाइल वन आपके लिहाज से क्या होगा? सब थ्री, सॉरी, क्वार्टर वन थ्री तक आएगा। थ्री आएगा। यस। बिल्कुल सही बात है। क्वार्टाइल वन हमारे पास थ्री आएगा, और क्वार्टाइल थ्री इसमें क्या होगा? 8। एट होगा, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्वार्टाइल थ्री, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन अगर मैं एक और सेट लिखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें अब हमारे पास ये सेट हो सकता है। तो क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है ना कि 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमारे पास ये सेट भी हो सकता है। तो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी, लेकिन सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास क्वार्टा दोनों ए और क्वांटिटी बी दोनों सेम हो जाएंगी। तो फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास डी बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, लाजमी जहन में रखना है कि क्वार्टाइल का हमें पता चल गया ना। अगर फॉर एग्जांपल हमें क्वार्टाइल पता चल गया, यहाँ पे 8 है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी क्वांटिटीज उससे बड़ी होंगी, ये सारी 8 भी हो सकती हैं, या 8 होंगी या उससे ग्रेटर होंगी। इसी तरह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से आगे जो असेंडिंग ऑर्डर में सारे, मतलब एंड तक 3 भी हो सकते हैं। जब तक हमें दूसरे क्वार्टाइल का नहीं पता, हम नहीं बता सकते। तो ये बेसिकली क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने यही समझाया हुआ है कि क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्होंने फाइंड किया हुआ है क्वार्टाइल थ्री, वन, और अच्छा इसी तरह किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ गया परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स आर मोस्टली यूज फॉर वेरी लार्ज सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा, परसेंटाइल हमें जैसे पता है कि हम 100 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट्स में कर रहे थे। तो परसेंटाइल्स जो है ना, वो कह रहे हैं कि लार्ज डाटा सेट होना जो उनके लिए ही मतलब फिजिबल रहेगा। अगर कोई हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 20 डिजिट्स हैं, तो उनको 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। 100 डिजिट्स हों या 500 हों, 800 हों, इस तरह हों, तो फिर उनको परसेंटाइज में यूज करने का फायदा है। Instead of dividing that into four groups, 99 percentiles divide that into 100 groups. Consequently, अच्छा, परसेंटाइल में Q1 जो है वो 25th परसेंटाइल के इक्वल है। जो मीडियन है वो 50th परसेंटाइल भी कहते हैं उसको, वो Q2 के इक्वल है। और Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 75th परसेंटाइल। बिकॉज द नंबर ऑफ डेटा इन लिस्ट मे नॉट बी डिविजिबल बाय 100। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने वो आपको दिखा दिया कि अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम किस तरह से करेंगे। वो फिर एग्जैक्टली नंबर हो जाएगा, नंबर के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिशियंस अप्लाइड वेरियस रूल्स टू डिटरमिन वेरियस वैल्यूज ऑफ परसेंटाइल्स। तो कुछ स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं कि वो दरमियान में एग्जिस्ट करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि एग्जैक्ट वो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वो डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आ जाते हैं। वो इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। आउटलायर्स के लिए बेसिकली ये होता है, हमें पता चल जाए कि हमारे डाटा में कितने आउटलायर्स हैं। अच्छा, क्वार्टाइल्स की बेस पे फिर हम बॉक्स प्लॉट्स ड्रा करते हैं, या इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं। कि एक नंबर लाइन होती है, जिस तरह हमारा सेट है उसके हम लोएस्ट वैल्यू को इस तरह कर लेते हैं, ये लोएस्ट वैल्यू को हम मार्क कर देते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू को मार्क कर देते हैं, और ये हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाता है, ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल आ जाता है, और ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल आ जाता है। और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल है इसको एक बॉक्स बना देते हैं, और मीडियन होता है, सेकंड क्वार्टाइल होता है, वो एक लाइन आ जाती है बॉक्स में। और बाकी फिर हम इसको इस तरह मतलब ड्रॉ करते हैं फिगर को। तो ये बेसिकली बॉक्स प्लॉट होता है। अच्छा, बॉक्स प्लॉट में आगे फिर
ये 2 डेटा सेट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम मतलब बता सकते हैं कि जो ये सेकंड लिस्ट 2 है इसका मीडियन ग्रेटर ग्रेटर है लिस्ट 1 से, और इसका जो लिस्ट 1 है उसका क्वार्टाइल 3 ग्रेटर है लिस्ट 2 से। इस तरह मतलब हम बॉक्स प्लॉट्स बेसिकली हम ड्रॉ कर रहे होते हैं फिगर्स को। तो बॉक्स प्लॉट के किसी को समझ नहीं आए कि कैसे ड्रॉ करते हैं या क्या एनोटेशन होती है, वो काइंडली पूछ लें, फिर हम एक बॉक्स प्लॉट का क्वेश्चन कर लेते हैं। दादा आपने कहा था पहले कि हम ना वो मीडियन काउंट कर निकाल लेंगे अगर हमने क्वार्टाइल निकाल दें। जी तो उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट में बचेंगे उसका मीडियन निकाल लेंगे और फिर राइट का मीडियन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जी देखिए जी। बॉक्स प्लॉट में हमारे पास मीडियन डिफरेंट आ रहा है और उनके क्वार्टाइल भी डिफरेंट लग रहे हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे है दादा प्लीज। अच्छा, ये हमारे पास ना डिफरेंट लिस्ट हैं, ये वही लिस्ट नहीं है जो हम कवर कर रहे थे, ये दोनों लिस्ट डिफरेंट हैं। तो उसमें मतलब वो देखें उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हैं। तो लिस्ट 1 में उन्होंने जब उसका सेकंड क्वार्टाइल निकाला तो वो 450 आ गया। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास। इधर इन्होंने अगर लिस्ट दिखाई भी हो तो। ओके सर सर यानी कि जो नीचे लाइन दी है ये डाटा नहीं है। हाँ, ये डाटा नहीं ऐसे है, ये एज्यूम कर रहा बेसिकली बस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर लाइन हमने बना दी है। डाटा असल में ऊपर है, ये लिस्ट 1 ये डाटा है, जो ये लिस्ट 1 है, और ये लिस्ट 2 ये अलग अलग डाटा हैं दो। हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे बाद में आते हैं, पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शो हो रहा है सबको? जी सर, श्योर है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है इसमें ये जो मतलब वो क्रोम वाली विंडो है ना जिसमें अलग से बुक के अलावा जो क्वेश्चन है, यही शो हो रहा है ना? नहीं, ये एक्चुअली ड्रॉ वाला श्योर है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि ना हमारे पास इसी तरह दो सेट दे दिए गए हैं, तो हम इसके बेस पे क्वेश्चन है कि सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ 400 इंटीजर्स ईच। इफ द सेट्स आर समराइज्ड बाय अबव बॉक्स लॉट्स, 400 इंटीजर्स हैं दोनों में, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होंगी। तो काइंडली आप लोग पार्टिसिपेट करें, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, आप लोग करें पार्टिसिपेट, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसको रीड करें क्वेश्चन, पहले पॉइंट ए को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ए आपके लिहाज से मस्ट बी ट्रू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर आई थिंक ये ट्रू होना चाहिए क्योंकि मीडियन हमारे पास क्रिएटेड आ रहा है। एग्जैक्टली ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि सेट ए का जो मीडियन है वो 6 है, और जो सेट बी का मीडियन है वो 5 है। तो ए स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। वेरी गुड। अभी बी स्टेटमेंट को देखें। सर जरगाम आप ट्राई करें बी स्टेटमेंट। बेशक गलत बता दें, ट्राई करें, ताकि वो क्लास अटेंड करने का टाइम आपने इतना निकाला है, कोई फ़ायदा तो हो। हाँ, सर जरगाम आप आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है, लेकिन सर मुझे इसकी समझ हाँ नहीं हाँ आई, आप इसको खुद ही कर दें सर। जी। ठीक है ठीक है, आप ट्राई करें, बेशक गलत करें सॉल्व, ताकि मतलब सीख जाएं हम सब लोग इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। बेशक गलत बताएं, सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, एग्जैक्टली 200 वैल्यूज इन सेट बी आर ग्रेटर देन 5, इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ एग्जैक्टली। कि वो कह रहे हैं कि 200 वैल्यूज जो हैं सेट बी में वो ग्रेटर देन 5 हैं। तो सेट बी जो है हमारे पास उसका मीडियन 5 है, और टोटल वैल्यूज हमें बताई हैं उन्होंने, एक सेकंड में नोटेट करता हूँ।
अच्छा, टोटल वैल्यूज उन्होंने बताई हैं 400 है हमारे पास, और मीडियन हमें बताया हुआ है सेट बी का 5 है। तो ज़ाहिर बात है मीडियन जो होता है उस वो इसी तरह ही होता है कि 200 वैल्यूज उससे आगे होंगी और 200 उससे एग्जैक्टली वैल्यूज के सेंटर में होता है। तो इसके लिहाज से स्टेटमेंट बी आपको क्या लग रही है कि वो ग्रेटर देन 5 होंगे या नहीं होंगे सारी वैल्यूज? असेंडिंग ऑर्डर में है ना एक सेट। कोई और बेशक पार्टिसिपेट कर दें जिसको समझ आ गई है। यस सर, आई थिंक टू डू यू। जी, इसका ना जैसे मैंने वो सेट बनाया था ना कि ये इवन नंबर्स हैं 5, सर, तो इसमें आई थिंक 200 ग्रेटर नहीं हो बिल्कुल सकते ऐसे शायद। ही है। जैसे अब अच्छा, नहीं, इवन नंबर्स होते हैं ना उनमें फिर सेंटर वैल्यू नहीं होती ना मीडियन, वो वैल्यूज के दरमियान में ही आ रही होती है। तो वो बन तो वही सिचुएशन रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इवन नंबर है ना, तो हम जब उनका मीडियन फाइंड करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 100 वैल्यूज इधर हैं और 100 वैल्यूज इधर हैं, तो मीडियन इनका एग्जैक्ट सेंटर में ही बन रहा है। जो कॉट मीडियन है या क्वार्टाइल 2 है वो एग्जैक्टली इधर ही बन रहा है। यानी ये वैल्यू जो है ना 5, बिल्कुल ये इसके सेट की वैल्यू नहीं बन रही, ये उनके वैल्यूज के दरमियान वाली जगह बन रही है। यानी हम इस मिडल वैल्यू में को आ ले रही रहे है। हैं और इस वैल्यू को ले रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 वैल्यूज इससे आगे की बन रही हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ पहले आपसे वो डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास पता चल गया ना कि यहाँ पे 5 है, तो इसके आगे वाली सारी वैल्यूज भी 5 हो सकती हैं। लेकिन स्टेटमेंट हमें कह रही है कि एग्जैक्टली 200 वैल्यू सेट बी आर ग्रेटर देन 5, तो ऐसे नहीं होगा। वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होंगी, यानी वो 5 भी हो सकती हैं और 5 से ग्रेटर भी हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 के इक्वल भी वो हो सकती हैं। अगर मैंने कोई सेट अरेंज किया उसके अंदर फर्स्ट 100 वैल्यूज 1 1 1 1 आ रही हैं और उसके बाद 5 5 5 5 आ रही हैं, 1 1 1 5 5 5 5 5, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 वैल्यूज ये हैं, तो इनको 5 + 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो इनकी 5 ही आएगी। लेकिन ये आगे 5 भी हो सकती हैं सारी, जरूरी नहीं है 5 से ग्रेटर हो। तो ये पार्ट बी जो है ना ये इसका फॉल्स हो जाएगा। पार्ट सी में देख लेते हैं, एटलीस्ट 100 वैल्यूज इन सेट ए आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब 100 वैल्यूज वो बता रहे हैं, तो देखें अब सेट हमारे इसी तरह ही है ना, कॉट 4 क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एक क्वार्टाइल उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो सेट ए है उसके अंदर हमारे पास क्वार्टाइल 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे 100 वैल्यूज होंगी। यहाँ से यहाँ तक 100 वैल्यूज होंगी, यहाँ से यहाँ तक 100 वैल्यूज होंगी, यहाँ से यहाँ तक 100 वैल्यूज होंगी, ये 4 पार्ट इसके बन जाएंगे ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू बनती है क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू 8 भी लिखा हुआ है उन्होंने, यानी 8 होंगी या उस ग्रेटर होंगी या 8 के इक्वल होंगी। और स्टेटमेंट डी है द रेंज ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ सेट बी। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अब सेट ए जो है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 12 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, तो इसकी रेंज आ जाएगी 9। और सेट बी की 10 है और 1 है, तो इसकी 9 आ जाएगी। इक्वल रेंज आ जाएंगी दोनों की। यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, यानी हमारे पास ए और सी ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू होंगी। तो क्वार्टाइल्स का बेसिकली इतना ही है। अब मैं देखता हूँ कि कोई परसेंटाइल का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। अच्छा, परसेंटाइल में ना ये है कि जीआरई में ना परसेंटाइल को स्टैंडर्ड डेविएशन से लिंक किया जाता है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते हैं पहले। अनलाइक द रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ स्प्रेड डिपेंड्स ऑन ईच नंबर इन द लिस्ट। इंटर क्वार्टाइल सर रेंज वो तो स्क्रीन आपकी ये वाली शो हो रही है, दूसरी एक्सली ड्रॉ वाली। अच्छा, ये इशू पता नहीं। अच्छा,
अभी ठीक है सर? जी सर। अच्छा, unlike the range and interquartile range, standard deviation is a measure of spread that depends on each number in the list. Standard deviation का जैसे मैं पता है, फिर वो each number को हम देखते हैं कि मीन से कितना उसका डिफरेंस है। तो मीन को रेफरेंस ले लेते हैं और सारे नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं, ये कैलकुलेटिंग द मीन। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं जीआरई में टेस्ट होता। नोट ऑन टर्मिनोलॉजी टर्म, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइंड अबव दिस स्लाइटली डिफरेंट, ये वैसे उन्होंने ना जनरल कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट नहीं होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट होगा। 600 एप्लीकेशन वर। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन सर पहले थोड़ा बहुत कवर किया है आपने? जी सर, स्टैंडर्ड डिवीजन हमने किया हुआ कवर बस। अच्छा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज होती हैं, जैसे सेंटर में हमारे पास 34 होती है एक साइड पे, और 14% होती है एक साइड पे, 2% होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज साथ तो नहीं वो, किया, सिंपली किया था। डिस्ट्रीब्यूशन अभी इनको आइडिया शायद नहीं अच्छा है। अच्छा, अच्छा ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं फिर क्या होती है। ये हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब हम डाटा की वैल्यूज लेते हैं ना, तो हमें ये, हम ना उसका मीन देख लेते हैं, मीन क्या आ रहा है। तो मीन को हम सेंटर में ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी ये, अच्छा, मीन को हम सेंटर में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि, और होता ये है कि जो मीन होता है ना, उसमें ही ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी जो है ना फॉल कर रही होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो हम ऐसे एक ग्राफ बना लेते हैं कि जिसके अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, यहाँ पे कितनी कर रही हैं, यहाँ पे कितनी कर रही हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन में हम चेक कर लेते हैं बेसिकली मीन्स के से डिफरेंस पे कितनी वैल्यूज़ हैं, और उसके अंदर एक इस तरह की कर्व हम बना लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो सेंटर होता है उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यूज वैल्यूज़ फॉल कर रही होती हैं, और वहाँ से फिर हम जैसे साइड पे जाते जाते हैं वैल्यूज़ कम होती जाती हैं, और एक इस तरह की कर्व बन रही होती है। इसी तरह जब हम यहाँ राइट साइड पे जाते हैं तो इसी तरह ये ऐसे बन रहा होता है। तो इसको हम बेसिकली बेल कर्व भी कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व। तो होता क्या है कि सेंटर में ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ही साइड पे जाते जाते हैं तो वैल्यूज़ कम होती जाती हैं, मीन से दूर जाते जाते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने एआई का टूल बनाया है जो चेक करता है कि जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है पेंसिल्स, उनका जो एक पेंसिल का साइज़ है ना, वो होना चाहिए 6 इंचेस। तो अब मशीन जो है वो 6 इंचेस की पेंसिल बना रही है। तो अब आपने उसको जब एआई के सॉफ्टवेयर ने चेक किया, तो उसने बताया कि अच्छा 500 पेंसिल्स जो है ना वो 6 इंचेस की बन रही हैं। तो वो मीन वैल्यू हमारे पास जो है ना यहाँ पे, और वो कहता है कि 100 वैल्यूज है ना तकरीबन, उसके अंदर क्या होता है कि वो ना 6 इंचेस के बजाय 8 इंचेस इंचेस की पेंसिल मशीन बना देती है, कैलिब्रेशन उसकी आउट हो जाती है। और 100 टाइम्स ऐसे होता है कि वो ना 10 इंचेस की पेंसिल बना देती है। तो हमारा जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो तो 6 इंचेस है। तो ये डेविएशन हम इसको बोलते हैं कि उसके अंदर वेरिएंस आ गई, डेविएशन आ गई। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर नॉर्मल ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, कि मतलब इक्वली साइड पर जा रहे होंगे, कि सबसे ज़्यादा 6 इंचेस के करीब ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद अगर हम डेविएशंस को चेक करेंगे, तो ये फर्स्ट डेविएशन बनेगी, ये सेकंड डेविएशन बनेगी, और ये थर्ड डेविएशन बनेगी। इस तरह यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 आ रही है वैल्यू, तो मैं इसको कहूँगा कि इसकी जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 उसकी वैल्यू है। और फिर इसी तरह यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे, सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ पे इस तरफ प्लस होगा, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, 2 एंड 0। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हम, हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो मीन से इक्वली डेविएट हो रही होती हैं दोनों तरफ।
तो इसके अंदर अब क्या होता है कि ज़्यादा वैल्यूज़ जो होती है ना वो इस रीजन के अंदर फॉल कर रही होती हैं। इसको हम कहते हैं कि 2/3 वैल्यूज़ जो है ना इसके अंदर फॉल कर रही हैं। तो जीआरई के लिए स्टैंडर्ड एक परसेंटेज यूज़ होती है कि 34% वैल्यूज़ जो हैं वो इस रीजन में फॉल कर रही हैं और 34% वैल्यूज़ जो हैं वो इस रीजन में फॉल कर रही हैं। इसी तरह ये इसको हम कहेंगे कि ये विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, +1 एंड -1। अच्छा, उसके बाद एक होता है कि 14% वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रही हैं और 14% वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रही हैं। तो ये बेसिकली आ गई हमारी सेकंड डेविएशन यहाँ तक। उसके बाद थर्ड डेविएशन में क्या होता है कि 2% वैल्यूज़ यहाँ पे फॉल कर रही होती हैं इस जगह पर, और 2% वैल्यूज़ इस जगह पे फॉल कर रही होती हैं। ये हमारी आ गई थर्ड डेविएशन। अब बेसिकली हमसे पूछा जा क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि एक डाटा सेट है, उसके अंदर मीन वैल्यू हमें 6 दी गई है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो जो मेजरमेंट है हमारे पास 1, वो किस विद इन किस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉल करेगी? तो हम बताएंगे कि वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेगी। इस तरह हमसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास, यानी यही सेट है, 6 मीन है और 2 उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो हम मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि हम 2 के डिफरेंस है ना यहाँ पे वैल्यूज ड्रॉ कर लेंगे। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं ऑप्शन में जो विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉल करती हैं। तो हम देख लेंगे कि अच्छा 2 है और 10 है जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की रेंज में आ रहा है। तो हमें पता चल जाएगा जो वैल्यूज हैं वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए और 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस रेंज के अंदर हैं और उनको हम टिक कर देंगे। बेसिकली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह होते हैं। अच्छा, अब परसेंटाइल के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो परसेंटाइल के लिहाज से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें ये होता है कि जो हमारे पास मीन होता है ना एग्जैक्टली उसको हम कहते हैं कि ये 50th परसेंटाइल पे है, और जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम 50 में से 34 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास उसकी वो वैल्यू बन जाती है 16th। और ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है ये 2 सेकेंड परसेंटाइल पे बनती है। इसी तरह ये बनती है हमारे पास 84th परसेंटाइल, ये बनती है हमारे पास 98th परसेंटाइल, और यहाँ पे आके हमारे पास 99th परसेंटाइल इसको हम कहेंगे, क्योंकि कुछ वैल्यूज इससे बाहर भी जा रही होती हैं। तो 99.999 भी कहते हैं कुछ लोग, 99 भी कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी परसेंटाइल्स होती हैं। तो हमें बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक डाटा है उसकी कोई वैल्यू 50th परसेंटाइल पे है तो उसकी ये वैल्यू है, और कोई मेजरमेंट है और तो वो सेकंड परसेंटाइल पे है उसकी ये वैल्यू है। तो आप बताएं कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी, तो वो आप इस तरह बता सकते हैं। या कोई आपको बता दिया कि अच्छा एक वैल्यू है, मीन एक डाटा सेट है उसकी मीन वैल्यू 8 है, और उसके अंदर अगर हम मेजरमेंट उसकी 8 इंचज़ है मीन वैल्यू, और उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू देखें 5 इंचज़ वाली, तो वो हम कहेंगे कि उसके अंदर कितने परसेंट जो है ना वो आइटम्स आएंगे। तो हम देखेंगे अच्छा यहाँ पे 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि अच्छा 5 की वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही है। तो ये इसकी ना इस जगह पे हम हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो वैल्यूज है ना 14% या उससे कम ही होंगी, 14% से ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम्म, सर कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं रह गया जो मतलब आज बताना हो? नहीं, क्लियर हो गया सर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ लें। अभी हम ना स्टैंडर्ड डेविएशन के कोई क्वेश्चन ईटीएस की बुक से ही देख लेते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द मेजरमेंट 12.1 इज 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन। जैसे मीन को मैंने बताया सेंटर में होगा, और ये बता रहे हैं कि ये मेजरमेंट है ना 12.1, ये 1.5, ये क्या साथ में आ रहा है,
अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास 12.1 है, वो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको साथ साथ लिख लेता हूँ कि मीन से अगर हम 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस कम करें तो हमारे पास जो मेजरमेंट आती है वो आती है 12.1, एंड द मेजरमेंट 17.5 इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। मीन के अंदर अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऐड करूं तो मेरे पास जो मेजरमेंट आती है 17.5। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीन, हमने इसके अंदर फाइंड करना है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस फ्रैक्शन जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मीन माइनस 3s और 24.2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3m इज इक्वल टू 741 41.7 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 41.7 को, तो ये बन जाएगा 3 14 13.68। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 13.8, 13.8 या 13.9 एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस हम जो है ना फेस कर सकते हैं अपने टेस्ट में। उसके अलावा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो साथ साथ पूछ ले, मैं थोड़ा तेज़ी से इसको कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन डिफाइंस वाई एज अ फंक्शन। अब उन्होंने बता दिया कि वाई जो है ना वो एक फंक्शन है, इंटीजर्स हैं x 1 to 100। फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द y वैल्यूज फॉर x इज द ग्रेटेस्ट, यानी x से करस्पॉन्डिंग y की कहाँ ग्रेटेस्ट होंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है 2 2 2 2 2, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 0 है। अगर इसके अंदर मैं 2 ऐड कर दूं सबके अंदर तो ये बन जाएगा 4 4 4 4 4, यानी कुछ भी मैंने ऐड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ा, वो 0 ही रही है। इसी तरह कुछ भी मैं माइनस कर दूंगा, 1 माइनस करता हूँ तो ये 1 1, तो फिर भी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 ही रहेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद के मीन फाइंड करेंगे और हर वैल्यूज के डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस सेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब ये सेम वैल्यूज हैं, इनको अगर मैं थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज रखता हूँ 2 3 5 7 और 9, तो हाँ अब इनमें से भी अगर मैं 1 1 माइनस करूंगा ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगी जितनी पहले थी। लेकिन अगर मैं अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर से, जैसे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 3 6, 3 3 9, 5 3 15, और ये मैंने क्या लिखा 7 7 3 21 और 9 3 27। तो अब आपने देखा कि वैल्यू बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हुई है मल्टीप्लाई करने से, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डिस्टेंस आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हो गई है। तो अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ किसी नंबर से इसी तरह तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी भी सेट की अगर वैल्यूज को इक्वली सब कोई किसी चीज के अंदर ऐड कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनमें हमने बताना है कि वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो ये प्लस और माइनस तो हम वैसे ही हटा देते हैं क्योंकि प्लस और माइनस से तो हमें पता चल रहा है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डिवाइड से भी हमें पता चल रहा है कि कम हो रही हैं वैल्यूज, मल्टीप्लाई से बढ़ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डेविएशन आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यहाँ पे आएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो इजी मेथड इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ किसी को कुछ सर, समझना है इसमें तो जो साथ साथ दूसरा काइंडली मेथड है पूछ वो लें। मेरे ख्याल से हमारे पास जी वो जी सर, लीनियर इक्वेशंस को कंसिडर पूछें। करके हम यूज कर रहे होते हैं ना। जी, जी सर, स्लोप को देख के कर सॉरी सकते हैं सर। वो।
जी जी, स्लोप को देख के भी कर सकते हैं कि अगर हम स्लोप ड्रॉ करें। अच्छा, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें अब उन्होंने वैल्यूज जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो परसेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो हम ये परसेंटेजेस उसके लिए लेते हैं। तो उन्होंने वही बस फिगर हमें दी हुई है और बताया हुआ है कि इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और परसेंटेज भी उन्होंने बता दिए हैं। रैंडम वेरिएबल वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 470। अच्छा, एक वेरिएबल है वाई जिसका मीन है 470, और the value y is equal to 340 is the 15th percentile of the distribution। जो वैल्यू है y 340, वो तकरीबन यहाँ पे बन रही है। जैसे ये 2 और 14 16 बनता है यहाँ तक, तो इससे नीचे बन रही है वो वैल्यू। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने बेस्ट एस्टिमेट बताना है, तो हमें पता चल गया अच्छा ये वैल्यू जो है ना, इसका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ना तो ये 1 डेविएशन से ग्रेटर ही बनेगा। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 470 एंड 340 का, तो ये आ जाता है 130 आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक 130 का डिस्टेंस है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी, वो तो यहाँ पे बन रही है, तो वो 130 से कम ही होगी। तो 130 से कम हमारे पास एक ही आंसर बनता है 125। तो ये हम इसका बता सकते हैं कि 125 इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। लेकिन एक एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक वैल्यू है 50th परसेंटाइल पे, और वो वैल्यू है हमारे पास 300, और ये 84th परसेंटाइल है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 350। तो हमें पता चल गया अच्छा इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना 50 है। तो इनके एग्जैक्ट हाफ में हमारे पास क्या वैल्यू होगी परसेंटाइल। इनके हाफ में अगर हमें कोई वैल्यू दे दी जाए या कोई परसेंटाइल दे दी जाए, तो हम उसको आपस में लिंक नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनका वैल्यूज का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल 50 का डिफरेंस है, तो मैं कहता हूँ 325 कितने परसेंटाइल पे होगी। अब मैंने ये तो देख लिया कि 325 इनके एग्जैक्टली हाफ पे है, लेकिन 325 एग्जैक्ट परसेंटाइल्स के हाफ में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इस जगह पे हमारा एरिया ज्यादा है, और जैसे जैसे हम साइड पे जा रहे हैं तो एरिया कम हो रहा है। तो अगर मैं इस रीजन को हाफ में डिवाइड करूंगा, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में लाइन नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे लाइन लगाऊंगा इसकी, ताकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो। तो वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बनेगी, थोड़ा लेफ्ट पे बनेगी। और एग्जैक्टली हम उसको इस फिगर से डिटरमिन नहीं कर सकते। यानी अगर क्वेश्चन हो, तो अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आए, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा कि हम नहीं डिटरमिन कर सकते कि उसकी परसेंटाइल एग्जैक्टली क्या होगी, क्योंकि जो एरिया है आप देख रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। साइड पे वो रिड्यूस हो रहा है, राइट साइड पे भी रिड्यूस हो रहा है, लेफ्ट पे भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर जो एग्जैक्ट सेंटर है वो परसेंटेज का भी सेंटर नहीं बनता, परसेंटेज का जो सेंटर बनता है वो क्लोज टू मीन बनता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया है इजी क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दैट स्टूडेंट एट अ सर्टेन कॉलेज स्टडीड फॉर फाइनल एग्जाम हैज अ मीन ऑफ 12 आवर्स। इसका जो मीन है हमारे पास 12 आवर्स है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी, वो है 3 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द आवर्स आर विद इन 2 डेविएशंस, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अब हम देख लेते हैं। तो 12 इसका मीन है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगी फर्स्ट पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, और 18 आ जाएगी इधर सेकंड। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है हमने, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आएगा 6। तो जो 6 से लेके 18 तक वैल्यूज होंगी वो हमारी 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में फॉल करेंगी। तो 2 तो नहीं फॉल करती, 5 भी नहीं करती, 10 करती है, 14 करती है, 16 करती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी डी एंड डी। ओके सर, अच्छा, हमारा टाइम उसी ओवर हो क्वेश्चन को गया। एक्सप्लेन।
ओके सर, ठीक है। किसी का कोई वैसे क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बाकी शहजाद, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मेरे फिर ख्याल हम से क्लास ठीक है। सेंड करते हैं। नहीं सर, सब चलें, ठीक है। थैंक यू सर हमजा, आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी चीज़ें क्लियर होगी बड़ा। अब ये है कि इनके क्वेश्चंस की वेलकम सर। प्रैक्टिस किसी जितनी का ये कोई करेंगे क्वेश्चन हो तो तो ही इनको आइडिया। कैन आस्क इन। स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। कल हम हमारी वैसे लास्ट क्लास है इस सेशन की, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम जनरल जीआरई को। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप स्लैक पे पूछ सकते हैं। सर क्यों एंड करना चाह रहे हैं सेशन? सर एक तो 10 वीक्स हो गए, दूसरा अब सर यामीन का भी टेस्ट है नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा सा वो भी बिजी है। बाकी मैं भी अब थोड़ा मुश्किल है टाइम देना, इसलिए फिर हम एंड करें। ठीक है सर। सर मंडे से प्रोबेबली एक और सेशन स्टार्ट हो रहा है 5 PM। सर उमर कर रहे हैं उन्होंने उमर ने और कोई रीच सर आउट किया मोहम्मद था फिर इकबाल। आपको? जी सर, उन्होंने रीच आउट किया था, लेकिन वो कह रहे थे मैं कंफर्म बताऊंगा। मैंने उनको मतलब विलिंगनेस दे दी थी। वो कह रहे थे मैं कंफर्म अभी नहीं